जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 62। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो टेस्ट था हमारा, उसकी डिस्कशन कर रहे थे हम। सॉरी, होम असाइनमेंट थी। होम असाइनमेंट में लास्ट क्वेश्चन रह गया था प्रीवियस लेक्चर में, उसको आज डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर 13, जो कि हमारा पार्टनरशिप की सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है और प्रोबेबली एग्ज़ाम टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों चैप्टर में से सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनेबल कंसेप्ट्स हैं जो आईकैप के फेवरेट हैं। पार्टनरशिप और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये दो चैप्टर हमारे पूरे सिलेबस में समझ लीजिए सबसे ज़्यादा अहम हैं, ये दो चैप्टर। और प्रोबेबली कंसेप्चुअल भी यही है, बाकी हर चैप्टर में भी कंसेप्ट है, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं। इन दो टॉपिक्स के कंसेप्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए इन दो चैप्टर्स को, दो टॉपिक्स को उसने डिफरेंट चैप्टर्स में क्लासीफाई किया। पार्टनरशिप के 3 चैप्टर्स हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के 2 चैप्टर्स हैं। तो आज हम पार्टनरशिप का तीसरा और आखिरी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है। चलिए जी, सब अच्छा। असाइनमेंट में हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 7 है जी, वॉल्यूम 2, क्वेश्चन नंबर 1। वॉल्यूम 2 का जी मेरे भाई पूछिए। फर्म कैरीज ऑन एडिशनल वेंचर आर अंडरटेकिंग का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस कर रही है, वो इसके अलावा कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, इसे कहते हैं वेंचर और अंडरटेकिंग। न्यू, जैसे पेप्सी कंपनी है, ऑलरेडी वो कोल्ड ड्रिंक बना तो रहे थे, तो लेस बनाने की क्या जरूरत थी, एक एडिशनल वेंचर है। उन्होंने एक नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, वो कोल्ड ड्रिंक से डिफरेंट है। और इसी तरह मिनरल वाटर बनाने की क्या जरूरत, उन्होंने देखा डिमांड है तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह डिफरेंट कंपनीज, जो डिफरेंट फर्म्स हैं, वो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन वो एक नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलेज है, तो फॉर एग्जांपल सीए के स्टूडेंट्स को कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही उन्होंने देखा अगर डिमांड है तो एसीसीए के कोर्सेज को भी ऑफर करना शुरू कर दें। अब ये एसीसीए के जो कोर्सेज हैं, ये कॉलेज के लिए एडिशनल वेंचर है या प्रोजेक्ट है या अंडरटेकिंग कह ले। ठीक है जी। कंसेप्ट इसमें ये है पार्टनरशिप का कि अगर एक एडिशनल वेंचर स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। वो कहता है अगर तो आप अलग से तय कर ले तो अच्छा, नहीं तय करते तो वही रेशोज वगैरह होंगी जो कि पहले थी, यानी जो मेन बिजनेस में थी। क्लियर जी। और की क्वेश्चन? चलिए, अब 5 पेपर का क्वेश्चन है जी, पेज नंबर 179 में लॉसेस एंड लायबिलिटी का मतलब, वो सिर्फ ये बता रहा है कि लॉसेस और लायबिलिटी एक चीज नहीं है। वो कह रहा है बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। आगे एग्जाम्पल बता रहा है, यानी लॉसेस और लायबिलिटीज डिफरेंट है एक दूसरे से, इसकी एग्जाम्पल्स बता रहा है। एग्जाम्पल्स क्या है जी? कह रहा है ए पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली डज नॉट शेयर लॉसेस। अब वो एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं किस चीज की एग्जाम्पल, जब लॉसेस और लायबिलिटी में फर्क होगा। किस चीज की एग्जाम्पल बता रहा है आप? कंसेप्ट वही कह रहा है, जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली होता है ना, ये लॉस में शेयर नहीं करता, लेकिन लायबल होता है फर्म के लिए। पहली एग्जांपल, लॉसेस हैं, लायबिलिटी नहीं है। एग्जांपल क्या हुई? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। दूसरी एग्जांपल, माइनर या ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। ये लॉसेस तो शेयर करता है, माइनर हो या ट्रांसफरी हो, लॉसेस तो शेयर करता है, लायबिलिटी शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो इससे भी पता चल गया कि लॉसेस और लायबिलिटी में फर्क है। नॉर्मली जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो लॉसेस भी शेयर करते हैं, लायबिलिटी भी शेयर करते हैं,
लेकिन उसने कहा कि ये दोनों कंसेप्ट, इसका ये मतलब ना समझेगा दोनों कंसेप्ट एक जैसे हैं, नहीं, लॉसेस लॉसेस हैं, लाइबिलिटी लाइबिलिटीज है। लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट होते हैं, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट से कैलकुलेट होती हैं। और दो एग्जांपल्स क्या बताई, पहली एग्जांपल क्या बताई, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये कैसे एग्जांपल बनती है, ये लॉस में शेयर नहीं करता, शेयरिंग इन लॉस नो, शेयरिंग इन लाइबिलिटी यस, और माइनर और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयरिंग इन लॉस यस, शेयरिंग इन लाइबिलिटी नो। क्लियर जी। अब ये दोनों कंसेप्ट याद रखने आपने। और कोई क्वेश्चन जी, पक्का? चलिए अब आते हैं किन भाई के, अब आते हैं चैप्टर 7 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है तो इसका मतलब है लेटेस्ट क्वेश्चन होगा कोई। इसकी अटेम्प्ट कंफर्म करते हैं। हाँ, स्प्रिंग 23 लेटेस्ट क्वेश्चन है जी। कह रहा है दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट, साइका एंड आलिया डिसाइडेड टू ओपन ए टेलरिंग शॉप। टू मैनेज द ओपनिंग एक्सपेंसेस दे जॉइंटली बारोड, जॉइंटली बारोड, जॉइंट प्रॉमिस आ गया कि नहीं आ गया? जॉइंटली बारोड ₹300,000 फ्रॉम फैजान ऑन 28 फरवरी 2022। द लोन वाज टू बी रीपेड ऑन 28 फरवरी 2023। तो जरा बताइए इसमें प्रोमिसर कौन है? प्रोमिसर कौन है? साइका एंड इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम लोन वापस करेंगे। प्रॉमिसी कौन है? फैजान। अच्छा, प्रॉमिसर तो दो हैं, प्रॉमिसी एक है, क्या ये जॉइंट प्रॉमिस कहलाएगा? इस पे जॉइंट प्रॉमिस के रूल लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 advise the respective position of Faizan and Saika in respect of the loan amount। रिस्पेक्टिव पोजीशन बताइए फैजान और साइका की इसमें लोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट इन सिचुएशन में। ठीक है, हमने पोजीशन डिस्कस करनी है किसकी? फैजान की और साइका। पहला केस, ऑन द ड्यू डेट Saika approached Faizan and paid back ₹150,000, mentioning that she has paid her share and now he should claim the remaining amount from Alia. Faizan met Alia for recovery of the remaining loan amount, but she refused to pay it. इसमें साइका का कंसेप्ट शायद ये बना हुआ है कि जॉइंट प्रॉमिस हो तो लाइबिलिटी होती है इक्वल, हालांकि जॉइंट प्रॉमिस में इक्वल लाइबिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं है। क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। तो बताइए फैजान की पोजीशन बताइए, फैजान क्या पैसे रिकवर कर सकता है? किससे? साइका से भी, आलिया से भी। आलिया के खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकता है, केस फाइल कर सकता है, और साइका के खिलाफ भी। ठीक है जी, दोनों के खिलाफ। क्या साइका अभी भी लायबल है अमाउंट पे करने के लिए? लेस कितनी अमाउंट पे करने के लिए? तो फैजान की पोजीशन तो ये हो गई, वो साइका और फाइका जो भी है दोनों, आलिया दोनों से पैसे वसूल कर सकता है, दोनों में से किसी से भी, और इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। अब साइका की क्या पोजीशन है वो बताएं। साइका पहली चीज अभी भी लायबल है फैजान को 1.5 लाख पे करने के लिए, क्योंकि उसकी लायबिलिटी सेवरल है, जॉइंट एंड सेवरल है। दूसरा, अगर वो पे कर दे तो एक्स्ट्रा शेयर जो उसने पे किया है आलिया से रिकवर करवा सकती है। क्लियर जी। नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट आलिया अप्रोच फैजान। अब की बार साइका नहीं, अब की बार आलिया। Alia approached Faizan and informed him that she cannot pay the loan as the entire amount was utilized by Saika। वो सारी अमाउंट तो साइका ले गई थी, मुझे कुछ मिला ही नहीं। Alia also mentioned that Saika has refused to give Alia her share in shop। वो कह रही है भाई मैं आपको क्या अपना दुख बताऊं, मैं तो उसने दुकान में जो मेरा हिस्सा था वो भी नहीं देने से इनकार कर दिया है, वो भी देने से इनकार कर दिया। Considering the situation, फैजान released आलिया in respect of the loan। फैजान को तरस आ गया, उसने कहा जा बाजी माफ किया तुझे। अच्छा, रिलीज कर दिया। क्या किया? रिलीज कर दिया। ठीक है, हाँ।
माफ की बजाय ज्यादा बेहतर है क्या वर्ड यूज किया, रिलीज कर दिया। वो वेवर वाली सेंस आ रही थी माफ से, ठीक है, रिलीज कर दिया जॉइंट प्रॉमिस ने। तो आलिया जो, अच्छा अब क्या हुआ, आलिया खुश खुश घर चली गई। अब इसके बाद फैजान की पोजीशन बताइए क्या है। साइका से फुल अमाउंट रिकवर कर सकता है, यस कर सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि साइका की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। अब साइका की पोजीशन बताएं। साइका अगर फुल अमाउंट पे करती है तो वो आलिया से रिकवर, भाई कैसे रिकवर कर, उसे तो रिलीज कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। अगर प्रॉमिसी किसी जॉइंट प्रॉमिसर को लायबिलिटी से रिलीज करता है, डेट प्रॉमिसर इज लायबल टू अदर प्रॉमिसर्स। क्लियर हुई है बात? चलिए जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? बी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 लिस्ट द एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की ग्राउंड्स बताइए। शाबाश, जिससे पूछूंगा वो बताए, कॉर्नर वाले भाई बताए। हाँ जी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की लिस्ट क्या कह रहा है? ये सारी बातें तुम्हें क्यों कहता है, मुझे क्यों नहीं कहता? नहीं, ये चक्कर क्या है? किससे? अच्छा, इससे पूछो। अच्छा, इससे भी बड़ा सवाल मेरा ये, तुम्हें कहता कैसे है बातें? वो उधर बैठा है, तू इधर बैठा है, सारी बातें तुम्हें कहता रहता है। ये चक्कर क्या है? वायरलेस सिग्नल का सिस्टम है। ओके, अच्छा दिल से जी मेरे भाई बताइए। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, जिसे हमने क्या नाम दिया था? एक कोई नहीं बोलेगा क्या नाम दिया था? है दोबारा पूछ। अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एग्जांपल है डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, अगर प्रॉमिसर की हो, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का, इसको एक खास नाम दिया था। ये हाल है आपका। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और चेंज इन लॉ। शाबाश, तीनों थे। एलियन वाला, चाय वाला नहीं, एलियन वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ पार्टीज बिकम एलियन एनिमीज, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ। शाबाश शाबाश, भाई को दे प्राइज भाई ने। तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की कंडीशंस थे जी। अब आप बता दीजिए। अच्छा, सिर्फ यही बता दे, मेरा अगला सवाल कोई नहीं बोलेगा। और अगला सवाल कौन सा? 50 रुपए आपके। जी बताइए आप। अगला सवाल अब सुन लें। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी किन सिचुएशन में होती है उन्होंने बता दिया, किन सिचुएशन में नहीं होती ये बताइए। ये भी लिस्ट थी ना, पॉजिटिव की लिस्ट होती है तो लॉ नेगेटिव की लिस्ट भी देता है। नहीं बताते, मेहरबानी, हमारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। नहीं बताना, फिर भी नहीं बताना, मर्जी है आप बताइए। रिवाइज नहीं किया हुआ, ये कब रिवाइज करेंगे आप जी? कॉर्नर वाले स्टूडेंट आप बताइए। शाबाश, सुनिए भाई, कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। सुनिए, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। शाबाश, अच्छा स्टार्ट है। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा हो, कॉस्ट बढ़ जाए, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस। शाबाश, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक चीज सुनना चाह रहा हूं। शाबाश शाबाश, ये दीजिए प्राइज। स्ट्राइक, लॉकडाउन। शाबाश 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 शाबाश। तो ये हमारा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया। क्लियर जी? चलिए आगे चल।
और ये अच्छा ये कंसेप्ट रिवाइज नहीं हुआ, आपने बोला इसका मतलब है आपने असाइनमेंट भी नहीं की होगी। असाइनमेंट की होती तो कम से कम ये कंसेप्ट तो रिवाइज होता ना। असाइनमेंट जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की शाबाश खड़े हो जाए। असाइनमेंट जिन्होंने ये नहीं की थी खड़े हो जाए। सबने की है, शाबाश, यही उम्मीद थी आप। चलिए जी, ये थे हमारी असाइनमेंट, एक ही क्वेश्चन था। इसके साथ हमारी डिस्कशन हुई कंप्लीट। अटेंटिव हो के अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्या है? अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट मिलता जुलता है, एग्जैक्टली वही नहीं है लेकिन मिलता जुलता है अथॉरिटी ऑफ एजेंट से। आपके याद होगा हमने अथॉरिटी ऑफ एजेंट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट पढ़ा था। उसमें पढ़ा अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है एक्चुअल अथॉरिटी, एक होती है अथॉरिटी इन इमरजेंसी और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। शाबाश, सबसे पहले नोट कीजिए पार्टनर की भी यही तीनों अथॉरिटीज है। एक्चुअल अथॉरिटी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, अथॉरिटी, इसके बाद अथॉरिटी इन इमरजेंसी और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? एजेंसी वाला कंसेप्ट पार्टनरशिप में क्यों अप्लाई हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि पार्टनर, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। शाबाश, प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड भी कर सकते हैं और दूसरे पार्टनर्स के एक्ट से खुद भी बाइंड हो सकते हैं। शाबाश, तो ये तीन तरह की अथॉरिटी। अब ये जो एक्चुअल अथॉरिटी है, ये जो लेफ्ट वाला बोर्ड है ना, ये आपका एक्चुअल अथॉरिटी का सारा, और ये आपका इमरजेंसी और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अब जो एक्चुअल अथॉरिटी होती है वो फर्दर दो तरह की होती है। इसने वो हेडिंग यूज नहीं की लेकिन है, ये बुक में यूज हुई है। यहाँ पे चूंकि जिस तरीके से आई कैप एग्जाम में टेस्टिंग करता है उस तरीके से आपके सामने लिखा गया। एक्चुअल अथॉरिटी दो तरह की है, एक है एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एक है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है एज्यूम्ड अथॉरिटी, जो लॉ ने दी हो। लॉ ने कहा हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी है, तो मतलब हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है, चाहे एग्रीमेंट में लिखो चाहे ना लिखो। लॉ ने कहा हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी नहीं है, तो मतलब ये अथॉरिटी नहीं है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? वो अथॉरिटी जो लॉ ने दी है। लॉ ने लिस्ट दी है। अच्छा, एजेंसी वाले टॉपिक में लिस्ट नहीं दी थी, तो वहां पे एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कंसेप्ट हल्का हल्का ही बस समझ आता है, ज्यादा नहीं। पार्टनरशिप कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आता है क्योंकि इसमें लिस्ट दी है लॉ ने। ठीक है, कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन सी है? वो अथॉरिटी जो लॉ ने दी हो, जो लॉ ने पार्टनरशिप एक्ट में दी हो। ठीक है, इसमें लॉ ने बताया है कि हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी होगी, ये अथॉरिटी नहीं होगी। हर पार्टनर के पास ये अथॉरिटी होगी, ये अथॉरिटी नहीं होगी। ये है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है? जो लॉ ने ना दी हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने दी हो। एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने दी हो। अब आपको पता है पार्टनरशिप ज़बानी कलाम में भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी, इसका मतलब है हर पार्टनर के पास वो अथॉरिटी तो होगी ही होगी। कौन सी? जो पार्टनरशिप एक्ट में, एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो लॉ ने दी है, हाँ वो अथॉरिटी तो होगी होगी। क्या इस अथॉरिटी में कमी बेशी की जा सकती है? सोच के जवाब दीजिएगा। लॉ अगर कह दे कि कमी बेशी की जा सकती है तो फिर मुबारक हो आपको। लॉ ने कह दिया, लॉ ने कह दिया। ये मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, दो लिस्ट दे रहा हूं, एक लेफ्ट वाली लिस्ट है, एक राइट वाली लिस्ट है। लॉ ने क्या कहा? एक लेफ्ट वाली लिस्ट है, एक राइट वाली लिस्ट। लेफ्ट वाली लिस्ट वो अथॉरिटी हैं जो हर पार्टनर के पास हैं, बाय डिफॉल्ट हैं, लॉ ने जो दी हैं। और राइट साइड वाली वो अथॉरिटीज हैं जो लॉ ने नहीं दी, लॉ ने नहीं, ये किसी पार्टनर के पास नहीं है। एक है राइट साइड वाली, मेरे राइट साइड वाली, राइट साइड वाली अथॉरिटी
ये कौन सी अथॉरिटी है? जो ला ने नहीं, जो ला ने दी है। और लेफ्ट वाली कौन सी है? ला ने नहीं दी। ऐसे करें, ये राइट वाली अथॉरिटी हाथ से करें ऐसे, ये ला ने दी है। ये लेफ्ट वाली ला ने नहीं दी है, जो ला ने दी है, जो ला ने नहीं दी। अब करें ऐसे। क्या ऐसे पॉसिबल है? क्या ऐसे पॉसिबल है? लॉ की लिस्ट को ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मुबारक हो, ला ने कहा कर सकते हैं। ला ने कहा ऐसे है ना, ऐसे। ला ने अथॉरिटी कैसे दी? ऐसे। फिर क्या कहा? मुबारक हो, किस बात की? ऐसे कर सकते हैं। ऐसे का मतलब क्या भला? गैस करें। जो ऐसे का मतलब बताएगा 50 रुपए इनाम पाएगा। शाबाश। 1 मिनट जी, क्या मतलब है इसका? ऐसे का शाबाश। एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो लॉ ने दी है, एग्रीमेंट के जरिए इसमें इसको रिस्ट्रिक्शन में भी डाल सकते हैं। शाबाश। और रिस्ट्रिक्शन वाले को एम्प्लॉयड में भी डाल सकते हैं। शाबाश शाबाश। फिर से सवाल का जवाब देना है। लॉ ने 2 लिस्ट दी, एक लिस्ट ये, एक ये लिस्ट जो लॉ ने कहा हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है, एक कहा नहीं है। फिर लॉ ने एंड में क्या कहा? ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे का मतलब क्या है बताइए? शाबाश। ऐसे का मतलब क्या है बता? दोनों इधर उधर आ जा सकती हैं, यानी थ्रू एग्रीमेंट। थ्रू एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं में जा सकती है, और जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में जा सकती हैं। शाबाश शाबाश। अब हमने बाकी के लेक्चर में सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है। अब हमने बाकी के लेक्चर में वो क्या है भला? कौन सी अथॉरिटी एम्प्लॉयड में शामिल है, कौन सी शामिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ कौन सी अथॉरिटी में शामिल है, कौन सी शामिल नहीं है। इसको लॉ कहता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी। ये लिस्ट है जो वो एक्ट, ये कौन से वो एक्ट है जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है। और ये कौन से एक्ट हैं? उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। क्या? अब सुनिए कौन से का। अच्छा, आपका आइडिया क्या है? रफ आइडिया बताइए। लॉ ने लिस्ट बनाते हुए कौन कौन से एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल किए होंगे? जो रोजमर्रा के हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हैं, या जो कि एक्सेप्शनल नेचर के हैं। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि लॉ ने जो ऑर्डिनरी नेचर के एक्ट्स होंगे ना, जो रोजमर्रा होते हैं, वो उसने एम्प्लॉयड अथॉरिटी में डाले होंगे। और जो रोजमर्रा के एक्ट एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, वो उसने रिस्ट्रिक्शन में डाले होंगे। मेरा ये ख्याल है। अब आइए देखते हैं एक्चुअली क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयड अथॉरिटी, क्योंकि जिस तरह लॉ हमसे पूछ सकता है कि बताओ सुपरवीनिंग की लिस्ट कौन सी है, कौन सी नहीं है, ठीक है, उसी तरह लॉ हमसे ये भी पूछ सकता है बताओ एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कौन से एक्ट हैं, और ये भी पूछ सकता है कौन से एक्ट नहीं है। हमें दोनों लिस्ट याद करनी है। ऐसा ना हो कि आप कहीं एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट याद कर लेता हूँ, बाकी जो भी एग्जाम्पल्स होंगी वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं में आ जाए, रिस्ट्रिक्शन में आ जाएंगी। या रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट याद कर लेता हूँ, अब बाकी इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल होगी वो ऐसे नहीं याद करना, ठीक है। हर कंसेप्ट को उसका जितना हक है उसके मुताबिक याद करना है। तो पहले एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या है? ये है जी पहली एग्जाम्पल, टू बाय एंड सेल गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से मुराद होती है इन्वेंट्री, रूटीन की चीजें, कोई भी रूटीन की चीजें, रूटीन के नीचे। अच्छा मुझे बताइए, एक होता है बिजनेस में इन्वेंट्री भी सेल परचेज हो रही होती है, फिक्स एसेट भी सेल परचेज हो रहे होते हैं। हाँ, प्रोबेबली दोनों में से कौन सा एम्प्लॉयड अथॉरिटी में होगा? इन्वेंट्री। शाबाश। तो इसीलिए पहली एग्जांपल क्या दी उसने? टू बाय एंड सेल गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये याद रखिएगा, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है।
यानी जो भी सामान है, अगर क्रेडिटर को ऑर्डर देना हो, डेटर को उधार सामान देना हो, पार्टनर ये काम लॉ ने दे दिया उसको, अथॉरिटी। ये बात समझ आई है? टू बाय, इन्वेंट्री को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। लॉ ने वर्ड यूज किया कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक, गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हम अकाउंटेंट है ना, तो हम गुड्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को इन्वेंट्री कहा करते हैं। तो आप अगर इसको याद, कंसेप्ट समझने के लिए याद उसी तरह करना है जिस तरह लिखा हुआ है, लेकिन समझने के लिए इसको इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। टू रिसीव एंड पे कैश फ्रॉम और टू पर्सन डीलिंग विद फर्म। यहां पे कह रहा था बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। यहां पे क्या कह रहा है? बाय किया है तो उसकी पेमेंट भी कर सकता है, सेल किया है तो उसके पैसे भी रिसीव कर सकता है। टू रिसीव एंड पे कैश, यानी टू रिसीव कैश फ्रॉम पर्सन डीलिंग विद फर्म। पर्सन डीलिंग विद फर्म क्या है? डेटर्स और क्रेडिटर्स ही होते हैं, या इन्हें आप कस्टमर या सप्लायर भी कह सकते हैं, ठीक है, कस्टमर या सप्लायर भी कह सकते हैं। तो कैश, कोई भी पार्टनर अगर काउंटर पे बैठा है इस वक्त, कस्टमर आए, उसे पैसे वसूल कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। हर पार्टनर का ये, दूसरा पार्टनर ये एतराज नहीं करेगा, हाँ भाई तो क्यों पैसे तुमने वसूल किए। हाँ, अगर एग्रीमेंट में मना कर दिया जाए ना किसी को, फिर हाँ वो जनरल रूल है, वो बाद में पड़ेंगे। तो दो अथॉरिटी हो गई हमारी, जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी। पहली क्या थी? बाय एंड सेल ऑर्डिनरी को, और दूसरी तो एग्री करते हैं कि ये रूटीन नेचर की ही होती हैं ट्रांजैक्शन, इनमें कोई रूटीन से हटके तो नहीं है। चलिए आगे अभी तक इसका मतलब है हमारा कंसेप्ट सही जा रहा है। फिर टू बोरो मनी, उधार लेना, उधार, लेकिन किस बिजनेस में? ट्रेडिंग में, क्योंकि सर्विस सेक्टर के बिजनेस में उधार लेना अनयूजुअल हो जाएगा। भाई ट्रेडिंग बिजनेस वालों ने तो माल खरीदना है इसलिए उधार चाहिए, और सर्विस वालों ने क्या करना है? सर्विस सेक्टर होता है ना बिजनेस, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसमें नॉर्मली पैसों की ज्यादा जरूरत होती है कि ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसीलिए ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर हो ना, वो मनी बारो कर सकता है बैंक से। अगर सर्विसेज का बिजनेस है, वो मनी बारो नहीं कर सकता, किसी से भी उधार नहीं ले सकता फर्म के नाम पे। सर्विस सेक्टर में पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं ना होती। डीलिंग विद फर्म का मतलब होता है जो फर्म के साथ सेल परचेज कर रहे हो वो लोग। पर्सन्स डीलिंग विद फर्म का मतलब क्या है? कस्टमर एंड सप्लायर्स, कस्टमर एंड सप्लायर। हाँ, उसको डेटर एंड क्रेडिटर भी कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा फर्क है जो आगे किसी सब्जेक्ट में जाके आप पढ़ेंगे जी। टू बारो मनी, ठीक है जी, उधार में। फिर टू एम्प्लॉय सर्वेंट, किसी को नौकरी पे रखना है। क्या कोई एक पार्टनर रख सकता है किसी एम्प्लॉय को नौकरी पे? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जरूरत अक्सर पड़ती ही रहती। खासतौर पे जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, ये सरकारी नौकरियों वाला साहब नहीं। आपके सरकारी भाई नौकरी पे रखना तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अहम बात है, ठीक है। ये सरकारी नौकरियों पे होता है ऐसे कि साल के 20-25 साल के लिए रखा। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स होती है ना, ये 2-4-6 महीने के बाद बस। ये हायर लेवल की पोजीशन हो ना, उधर लोग स्टे करते हैं। जो लोअर लेवल की पोजीशन, प्रैक्टिस में जाएंगे फिर आपको इस चीज का एहसास होगा कि जो प्राइवेट जितनी छोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उसमें एम्प्लॉयज का आना जाना उतना ही ज्यादा होगा। घर के करीब बेकरी या डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पे जाके देख लें। आज कोई और लोग है, हो सकता है हफ्ते बाद एक आधा बंदा उनमें चेंज हुआ हो। तो इसीलिए एम्प्लॉय रखना किसी को, पार्टनरशिप चूंकि छोटे लेवल का बिजनेस होता है, इसमें रूटीन नेचर का काम होता है, ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं समझा जाता। फिर टू ड्रॉ चेक्स, ड्रॉ चेक का मतलब क्या है? चेक देना, हाँ, लोगों को चेक देना या वसूल करना भी उसमें आ जाएगा ऊपर। चेक इश्यू करना, टू ड्रॉ चेक का मतलब क्या है? अच्छा, मेरे अब जहन में एक बात आ रही है। एक तो बात ये आई कि अगर इन्वेंट्री की सेल परचेज हो रही है वो रूटीन की बात है, और फिक्स एसेट की सेल परचेज हो रही है वो रूटीन की बात नहीं है। उसी तरह मेरे से में एक और बात आ रही है, चेक इश्यू करना या चेक वसूल करना, ये रूटीन की बात है। और बैंक अकाउंट खोलना, ये रूटीन है कि नॉन?
तो ये रिस्ट्रिक्शन में होना चाहिए कि अलाउड में, इम्प्लाइड में होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन में। वैसे ही मेरे ज़हन में बात आई है, अभी पक्का नहीं है, अभी लिस्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे वो किधर आती है। तो बहरहाल ये चेक वाली बात आ गई, टू ड्रॉ चेक, टू एम्प्लॉय सर्वेंट टू ड्रॉ चेक। भाई एग्री करते हैं ये रूटीन की ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है। फिर टू प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज किसको कहते हैं? प्लेज गिरवी रखवाना। प्लेज में जो चीज होती है कोई भी, वो हम हवाले कर देते हैं उस बंदे के जिससे उधार ले रहे हो, उसके हवाले कर देते हैं और वो फिर हमें उधार जमानत के तौर पे वो अपने पास रखता है। ठीक है। अच्छा उसने वर्ड यूज किया एक आपको मजे की बात बताऊं, जो लॉ मेकर्स होते हैं ना, लॉ मेकर, वो लॉयर होते हैं, LLB किया होता है उन्होंने CA नहीं किया होता। इसीलिए वो अक्सर हमारी जो अकाउंटिंग की टर्म्स होती है ना उनको यूज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने CA नहीं किया होता। हम करंट एसेट्स बोलते हैं, वो मूवेबल एसेट्स बोलते हैं। हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, वो इमूवेबल एसेट बोलते हैं। मतलब एक ही होता है बैक एंड पे। ठीक है। अपने अपने प्रोफेशन के अल्फाज है, लॉयर के अपने अल्फाज है, अकाउंटेंट के अपने अल्फाज है। ठीक है। तो इसलिए हाँ, अब अगली बात यही, क्या जमीन भी गिरवी रखवा सकते हैं? बिल्कुल रखवा। उसको मॉर्टगेज बोलते हैं, उसको मॉर्टगेज बोल रहे हैं। ठीक है। तो मुझे जरा सोच के बताइए, उधार लेने के दो तरीके हैं। नंबर 1, मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवा सकते हैं। नंबर 2, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा सकते हैं। जरा गेस कीजिएगा कौन से वाला छोटा इशू और कौन से वाला बड़ा इशू होगा? इमूवेबल बड़ा इशू है कि छोटा? बड़ा इशू है। और मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवाना छोटा इशू। तो इसका मतलब मूवेबल एम्प्लॉयड में होना चाहिए, वो तो है। अब इमूवेबल रिस्ट्रिक्शन में होना चाहिए, वो नहीं पता अभी हमें। कोई नहीं, आगे पढ़ के देखते हैं कि लॉ ने किधर उसको रखा हुआ है। बहरहाल ये प्लेज वाली बात समझ आ गई। फिर इसके बाद अच्छा ये जरा ध्यान से सुनिएगा, टू सू आर डिफेंड। सू का मतलब क्या होता है? केस करना। और डिफेंड का मतलब क्या है? दिफा करना। सू का मतलब है दूसरों के साथ केस करना, डिफेंड का मतलब दूसरों ने केस किया, हमने दिफा किया। ठीक है। यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए, किसी के खिलाफ केस करना ये भी वैसे एक छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें, फर्ज कीजिए किसी ने पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ केस कर दिया, सर मैंने इनको पेमेंट की थी, दी थी, इन्होंने मुझे सही चीजें डिलीवर नहीं की, तो मुझे उनसे कंपनसेशन लेके दी जाए। केस कर दिया। अब पेशी भुगतने के लिए कौन जाए इन पांचों में से? कोई भी एक, क्योंकि सारे एक दूसरे के एजेंट है, सबका जाना जरूरी तो नहीं है। अदालत में कोई भी एक चला जाए पक्का। अच्छा, और अगर वो वहां जाके कह दे चले सर जी ठीक है, अब जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं, कोई बात नहीं, अब क्या हमने भी बिजनेस करना, कितनी पेनल्टी कह रहे हैं? 10 लाख। ठीक है जी, मान लिया 10 लाख। क्या इन्हें बाकी पार्टनर से मशवरा किए बगैर केस की सेटलमेंट कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए? अच्छा मुझे बताइए, केस की सेटलमेंट करना ये बड़ा इशू है कि उसको डिफेंड करना? ज्यादा स्वेयर इशू कौन सा है? सेकंड वाला, डिफेंड करना कि एडजस्ट सेटलमेंट करना। क्योंकि केस एक दूसरे पे करने कराने में कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते। वकील को 5,000 दें, वो दूसरे पे केस कर देगा, पेशियां भुगते फिरे, या वो दूसरी पार्टी भी अपना कोई वकील कराती है, आपस में वकील को पैसे देते रहते हैं। केस करने में कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, जब केस की सेटलमेंट हो उस वक्त चूंकि कोर्ट की तरफ से डैमेजेस अलाउ होने होते हैं और वो बाज़ औक़ात अच्छी खासी अमाउंट होती है, इसलिए केस की सेटलमेंट करने को एक सिविल इशू समझा जाता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, टू सू आर डिफेंड लिखा है, ये केस करने की होने की बात हो रही है कि सेटलमेंट की?
केस स्टार्ट करने की बात हो रही है कि एंड करने की? ये जहन में रखिएगा कि स्टार्ट करने की बात। तो ये हमारे पास अथॉरिटी में 7 एग्जाम्पल्स आ गई। ये सारी एग्जाम्पल्स इन जनरल रूटीन नेचर के एक्ट समझ लें, जो लॉ ये समझता है कि ये रूटीन नेचर के डे टू डे बिजनेस में होते रहते हैं, इसे लॉ ने एम्प्लॉयड अथॉरिटी में इंक्लूड कर दिया। आपको कोई इतराज जी? आपको इसमें कोई इतराज नहीं? एक और है, कौन सा है? सेटलिंग अकाउंट। अच्छा, सेटलिंग अकाउंट इधर आ गया ना। अकाउंट सेटल करने का मतलब क्या होता है? जो लेना देना था ले दे के फारिग किया उसको। सेटल का ये होता है ना। ये भाईजान उनसे जाके कहेंगे मेरा अकाउंट सेटल कर दो, उनको एक लगाएंगे कि सेटलमेंट का ये मतलब था कि एक लगाना। क्या मतलब था? पैसे देने हैं। सेटलमेंट का मतलब तो वो रिसीव एंड पे में क्लियर नहीं हो गया? कवर हो गया ना उधर। बहरहाल लहदा पॉइंट लिखा है, हम भी लहदा लिख लेंगे। लिख ले। सेटल का मतलब पेमेंट करना। अकाउंट सेटल करने का मतलब क्या है? पेमेंट करना। ले भाई, एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो गई। अब हम अलर्ट हो जाए। अब हम पढ़ने लगे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी यानी क्या मतलब? कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो एक पार्टनर के पास नहीं है? हाँ, अगर उसको एग्रीमेंट के जरिए दे दी जाए तो फिर ठीक है, वरना नहीं है। वरना नहीं, वरना सीधा रूल लगेगा। राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में। पहले टू एक्वायर, एक्वायर मतलब खरीदना, और ट्रांसफर मतलब बेचना। टू एक्वायर और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इधर भी तो बाय और सेल था। वो ऑर्डिनरी कोर्स हो, ये इन्वेंट्री थी, ये फिक्स एसेट्स है हमारी लैंग्वेज में, और लॉ मेकर की लैंग्वेज में वो मूवेबल थे, इमूवेबल है। क्लियर? यानी इन्वेंट्री की सेल परचेज कोई भी पार्टनर कर सकता है, वो जगह का डीलिंग नहीं कर सकता कि पूरी दुकान का सौदा करे, ले भाई सारी दुकान तेरी, ऐसा नहीं है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल या एक्वायर कोई एक पार्टनर नहीं कर सकता। दूसरा, टू विड्रॉ ए सूट। विड्रॉ ए सूट। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अल्फाज ना थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, इसके अल्फाज इजी हैं सारे। रिस्ट्रिक्शन वाले थोड़े थोड़े मुश्किल है, ये आपको 2-3 दफा याद करने पड़ेंगे फिर याद होंगे। एक दफा याद करेंगे तो भूल जाएंगे। टू विड्रॉ का मतलब क्या होता है? केस वापस लेना। एडमिट लायबिलिटी का मतलब है उधर जाके एडमिट करना, हाँ हमारा ही कसूर था, हमने ही सामान ठीक नहीं भेजा था, लाओ कितने पैसे दें आपको, कितने पैसे थे बताओ। एडमिट लायबिलिटी का मतलब ये होता है। और सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता है पंचायत। आर्बिट्रेशन मतलब क्या है? पंचायत। कोर्ट में जाके कहना सर जी क्या आपका और हमारा दोनों का टाइम जाया होगा, हम ऐसा करते हैं, इलाके का, हमारे इलाके का एक कॉमन बंदा है, नाजिम है, उसके पास चले जाते हैं, पंचायत लगा लेते हैं, फिर जो पंचायत फैसला करेगी वो मंजूर। बताए सरपंच या बाज़ इलाके के काउंसलर होते हैं, या बाज़ आपने देखा होगा कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होते हैं, कमर्शियल जो प्लाजा वगैरह होते हैं, उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई होती है। जैसे कभी आप मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए हफीज सेंटर गए होंगे ना, तो उनकी छत पे वो जहाँ पे मस्जिद है ना लेफ्ट साइड पे बड़ी सी, उसके साथ ही इनका ऑफिस भी बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे इस प्लाजा के जो भी बायर और सेलर है उनका कोई डिस्प्यूट राइज होना तो वो ऊपर आके सेटलमेंट करवाए। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो आर्बिट्रेशन होती है, आर्बिट्रेशन ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ अच्छी बात है। इससे आपको मजे की बात बताऊं, इसको कोर्ट भी पसंद करता है, अदालत भी पसंद। क्यों बड़ा अदालत? कोर्ट का अपना टाइम बचता है, वो कहता है उधर घर की बात घर के करीब ही समेटो, इधर ना लेके आओ। कोर्ट का भी, इसलिए कोर्ट भी इसको लाइक करता है, डिसलाइक नहीं करता, लाइक करता है कोर्ट। कहता है करो आर्बिट्रेशन, बल्कि उन्होंने तो आर्बिट्रेशन करने के असूल भी बता दिए हैं। कोर्ट ने क्या किया? आर्बिट्रेशन के असूल भी बता दिए, जो हमारे सिलेबस में भी है। जरा एंड पे देखिए, एंड में कोई चैप्टर होगा, एंड के 2-3 चैप्टर्स हैं, एंड में कहीं होगा आर्बिट्रेशन। जरा ढूंढे आर्बिट्रेशन, इसको अंडरलाइन कर लें, आर्बिट्रेशन। इसके साथ लिख दे पंचायत के जरिए फैसला।
या सरपंच के जरिए फैसला या कौंसलर, कुछ भी कह लें, यानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना। आर्बिट्रेशन पंचायत, आर्बिट्रेशन पंचायत, ठीक है। तो वो ये कहता है जी अदालत में जाके वो कहे चले जी हम सुलह सफाई कर लेते हैं, हम आर्बिट्रेशन कर लेंगे, क्या एक पार्टनर कह सकता है? अच्छा आप कंपेयर कीजिए इसके साथ और इसके साथ, ये लीगल केस शुरू हो रहा है, वो कह रहा है कोई पार्टनर लीगल केस को स्टार्ट तो कर सकता है, पेशियां भुगत भी सकता है, उसको एंड नहीं कर सकता। ये डिसीजन करना है तो सारे पार्टनर्स को करना पड़ेगा, एक पार्टनर मिलके अकेला डिसीजन नहीं कर सकता जी। उनके हक में फैसला वो तो दूसरी पार्टी ने करना है ना, इन्होंने थोड़ी करना है, वो तो दूसरी पार्टी करेगी, ठीक है। तो वो जाके, यानी वो ये कंसेप्ट ये है कि अगर पार्टनरशिप के खिलाफ कोई केस है ना तो वो थ्रू प्रॉपर लीगल सिस्टम अपने इख्तिताम तक पहुंचेगा। अगर कोई पार्टनर दरमियान में आके कहता है जी केस को वापस लेता हूं मैं, अगर उन्होंने केस फाइल किया या दूसरी पार्टी ने केस फाइल किया तो वो कहे जी मैं लाइबिलिटी एडमिट करता हूं, ठीक है, या वो कहता है जी आर्बिट्रेशन की तरफ ले जाते हैं इस केस को, तो इन सारी सिचुएशन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये था, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट में ये अथॉरिटी नहीं दी गई। क्लियर? आगे चल के ना आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हम इन दोनों अथॉरिटीज को डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत ही सिंपल, आगे चल के लॉ आपको एक बात समझाएगा। क्या कहता है? अगर किसी पार्टनर ने इनमें से कोई काम किया है ना, फर्म लायबल है, और अगर किसी पार्टनर ने इनमें से कोई काम किया है, फर्म लायबल नहीं, क्योंकि ये उसकी अथॉरिटी में नहीं था, यानी उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। यही कंसेप्ट एंड पे जो आपको बताना है, जिसकी वजह से हम दोनों लिस्ट को अलग-अलग पढ़ रहे हैं। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात समझ आ गई। विड्रॉ, एडमिट और सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ये आर्बिट्रेशन वाली बात भी समझ आ गई। अगर आर्बिट्रेशन वाली बात समझ आ गई तो फ्यूचर का कंसेप्ट की बेस भी बन गई, जो किस चैप्टर में हमने पढ़ना है? 18 में। आखिरी चैप्टर हमारा ये होगा। चले ठीक है। हमारा टू कंप्रोमाइज आर रिलिंक्विश एनी क्लेम, जैसे होता है ना वेवर कर देना या रिमिट कर देना, वो कंसेप्ट था वेवर और रिमिट का जब किसी से पैसे लेने हो। इस कंसेप्ट का भी, रिलिंक्विश का और कंप्रोमाइज का भी मतलब यही है जो वेवर और रिमिट का है, लेकिन ये यूज होता है कि लीगल केस के कंटेक्स्ट में, लीगल केस के कंटेक्स्ट में, ठीक है, कि लीगल केस चल रहा है और उसमें आप कोई कंप्रोमाइज कर लेते हैं पार्टी के साथ, भाई पैसे ले ले मेरे से और केस को छोड़, ठीक है जी। क्लियर? ये यानी लीगल केसेस के हवाले से सेटलमेंट करनी है, पेमेंट करनी है, ये सारे फैसले रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट में है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं है। किसी पार्टनर को अकेले ये काम नहीं करना है। टू ओपन बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, चेक इशू कर सकता है। लॉ कहता है चेक जितने मर्जी इशू करो, ये तुम्हारी पावर है। बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना, ताकि रिकॉर्ड रहे ना, सारी पेमेंट किसी एक ही अकाउंट में से हो रही है ना, अपने नाम से अकाउंट खोला, जो भी चेक कर रहा है उसके पर्सनल, जो उसने अलहदा से छुप के खुलवाया हुआ है, उधर से पेमेंट हो रही हो। और लास्ट, टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कि फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप। अच्छा आपको पता, ये आपको थोड़ा कंसेप्ट अजीब लग रहा होगा, पार्टनरशिप की भी पार्टनरशिप हो सकती है। यानी हमने ये पढ़ा है ना कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, दो अडल्ट पार्टनर बन सकते हैं। तो दो अडल्ट की पार्टनरशिप ये, इधर से दो अडल्ट की पार्टनरशिप ये, इस पार्टनरशिप की इस पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप हो सकती है क्या? नहीं समझ आया ना कंसेप्ट? क्या दो डिफरेंट पार्टनरशिप्स की पार्टनरशिप हो सकती है? यस, हो सकती है। एग्जाम्पल हो जाए, एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हैं, एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। उन्होंने कहा, इंजीनियर्स ने कहा हम नक्शा बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा हम बिल्डिंग बनाएंगे। क्या बिल्डिंग, डैम, बड़ा डैम है, छोटा मोटा नहीं है, कोई घर नहीं बनाना किसी का, बड़ा डैम है, तो क्या उसके लिए भाषा डैम है?
क्या उसके लिए दोनों पार्टनरशिप मिलके डैम बनाने तक पार्टनरशिप पे क्रिएट कर सकती हैं? लेकिन एक पार्टनर कोई अकेला फैसला नहीं करेगा, सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे। आगे चलते हैं भाईजान। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ये क्लियर हो गया। अब इसमें लिस्ट में देखिए कोई आइटम रह तो नहीं गई, सारी पूरी हो गई। ये थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शन वाली लिस्ट की वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली आसान है। तो 2-3 दफा पढ़ेंगे, अल्फाज के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, याद करना आसान हो जाएगा। बताइए, रीडिंग करने के लिए कोई टाइम चाहिए या आगे चलें? जी मेरे भाई, उधर क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट किस लिस्ट का? एम्प्लॉयड अथॉरिटी का कि रिस्ट्रिक्शन का? रिस्ट्रिक्शन का। तीसरे पॉइंट में कह रहा है टू कंप्रोमाइज आर रिलिंक्विश एनी क्लेम। फर्ज कीजिए पार्टनरशिप फर्म ने दूसरों के खिलाफ क्लेम फाइल किया, तो क्या ये जिस पार्टनर को भेजा था इस केस की पैरवी करो जाके, वो उधर जाके उस केस को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। ये वाली एग्जाम्पल मिलती जुलती है विड्रॉ ए सूट से। ये एग्जाम्पल जो है रिलिंक्विश टू कंप्रोमाइज एंड, या इसको यूं कह ले, जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है ना विड्रॉ वाली, वो है लीगल केस की। लीगल केस की फर्ज कीजिए हमने किसी पार्टी से पेमेंट लेनी है, क्लेम है हमारा, हमने उस पार्टी से पैसे लेने हैं। क्या कोई एक पार्टनर उसको माफ कर सकता है? इसमें यही बता रहा है। पैसे वसूल कर सकता है, उसको माफ नहीं कर सकता। दोनों में फर्क है। ये जब आप पढ़ेंगे ना आगे कैफ 7 में कंपनी लॉ, तो उसमें यहाँ पे पार्टनर होते हैं, वहां पे डायरेक्टर होंगे जो बिजनेस चलाते हैं, उसमें भी मिलता जुलता कंसेप्ट है। कहता है कि कोई एक डायरेक्टर जो है वो अपने कस्टमर से पैसे तो वसूल कर सकता है, लेकिन बैड डेट को प्रूव नहीं कर सकता। बैड डेट को प्रूव सारे डायरेक्टर मिलके ही करेंगे। तो ये रिलिंक्विश और कंप्रोमाइज का मतलब क्या है? क्लेम मतलब किसी से रिसीवेबल है, पैसे वसूल करने हैं। क्लेम का मतलब क्या है? वसूल करने हैं। क्लेम, लीगल क्लेम भी क्लेम होता है, लेकिन किसी से पैसे वसूल करने हैं वो भी क्लेम है। तो किसी से पैसे वसूल करने हैं, क्या कोई एक पार्टनर उसको रिलिंक्विश या कंप्रोमाइज कर सकता है? रिलिंक्विश का मतलब क्या है? जा तुझे माफ किया। और कंप्रोमाइज का मतलब क्या है? कि चल कुछ ले दे के कर लेते हैं भाई का, ठीक है? हाँ, कोई दे देना, कोई 50% दे दो, 50% माफ। रिलिंक्विश और क्लेम का रिलिंक्विश और कंप्रोमाइज का कंसेप्ट मिलता जुलता है रिमिशन और वेवर से। हाँ, क्लेम कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता। वसूल भी कर सकता है पैसे, माफ नहीं कर सकता। एडमिट लायबिलिटी का मतलब है एक पार्टनर है वो तंग आ गया है, वो जब अदालत में कोर्ट कचहरी में पेशियों की बारी आती है उसको भेज देते हैं। उसने कई दफा कहा है उधर सही नहीं है, उधर गर्मी बड़ी होती है, इतनी गर्मियों में मुझे ना भेजो, मेरी तबीयत उधर खराब हो जाती है। लेकिन बाकी पार्टनर कहते हैं नहीं, जा जाके तुम एक्सपर्ट हो गए हो, सारी जगह तुम्हें ही भेजेंगे। तंग आके वो गया। ये बात है 29 जुलाई की, नहीं 29 जून की। 29 जून को ज्यादा गर्मी होती है। 29 जून की, दिमाग उसका खोला हुआ था। कोर्ट में जाके कहता हाँ मैं बागी हूं हमारा ही कसूर था, आज ही इस केस का फैसला कर दिया जाए, जो भी हो। पैसे तो सारी पार्टनरशिप से जाने हैं, कौन से मेरे अकेले की जेब से जाने हैं, मेरी तो जान छूटेगी। क्या कर सकता है? ये है कंसेप्ट के एडमिट लायबिलिटी। कोई एक पार्टनर एडमिट लायबिलिटी। अच्छा, अगर कोर्ट में जाके वो साइन कर रहा था ना, तो केस फाइनल हो गया, केस खत्म हो गया। लेकिन अब पार्टनर लॉ ये कहता है, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है, चूंकि ये इसकी अपनी नेग्लिजेंस है, इसने फर्म को नुकसान पहुंचाया, फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं किया, इसीलिए विद इन दी फर्म जब पार्टनरशिप फर्म पैसे अदालत को दे चुकेगी, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है वो फिर इस पार्टनर से रिकवर करवाई जाए, क्योंकि इसने अपनी अथॉरिटी से कैसे बताया सीड किया? क्योंकि कोई अकेला पार्टनर लायबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकता। भाई एडमिट लायबिलिटी कंसेप्ट समझ आ गया?
चलिए, अब एम्प्लॉयड अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी के एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली, कोई रह तो नहीं गई। अब आ जाए रूल के ऊपर। ये पढ़ा क्यों हमने? नहीं, अगर तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आया तो वो आपसे ये वाली लिस्ट या ये वाली लिस्ट मांगेगा। अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आया तो सुन लीजिए, आपने डिसाइड करना होगा कि कोई एक्ट पार्टनर्स की अथॉरिटी में शामिल था या नहीं था। अगर तो इनमें से कोई केस हुआ तो आपने कहना पार्टनर की अथॉरिटी थी, उसने काम ठीक किया। अगर कोई ट्रांजैक्शन इसमें से हुई तो आपने कहना ये पार्टनर की अथॉरिटी में शामिल नहीं थे, पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। इस केस में फर्म उसमें नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये रूल सुन लें। ये रूल क्या है कि कोई भी पार्टनर, देखिए असल में पार्टनर्स की ना अपनी एक जाती जिंदगी भी होती है। पार्टनर के जैसे एक एग्जांपल है टू बाय एंड सेल गुड्स, वो गुड्स को बाय सेल कर सकते हैं ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के। मुझे जरा एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आपने बताना है ये पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है कि नहीं। पार्टनर ने पार्टनरशिप से घर जाते हुए रास्ते में से 1 किलो आलू और आधा किलो गोभी खरीदी, क्या ये पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है कि नहीं? ये घर की, भाई ने सही कहा, उन्होंने कहा घर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है पार्टनरशिप। तो बताना ये चाह रहा हूं इस एग्जांपल से, पार्टनर्स की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। तो हमें क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहिए कौन सी ट्रांजैक्शन उसकी पर्सनल है और कौन सी नहीं। ये एग्जांपल तो चले आपने क्लियरली डिफरेंशिएट कर दी ना कि सर ये तो घर की ट्रांजैक्शन है। अब फर्ज कीजिए कि पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने सामान खरीदना, ईंटें खरीद के बेचते हैं, लेकिन एक पार्टनर अपने घर को भी कंस्ट्रक्ट करवा रहा है और वो सप्लायर को कहता है भाई ईंटें मेरे घर के एड्रेस पे पहुंचा दो। क्या ये ट्रांजैक्शन फर्म की समझी जाएगी कि पार्टनर की? सवाल ये है, और ये सवाल का जवाब क्यों जरूरी है? अगर फर्म की ट्रांजैक्शन समझी जाएगी ना तो फिर सप्लायर ने फर्म से पैसे लेने हैं, और अगर पर्सनल ट्रांजैक्शन समझी जाएगी तो सप्लायर फर्म से पैसे नहीं ले सकता, उसे पार्टनर से पैसे लेने पड़ेंगे। तो अब जो कंसेप्ट है ना अथॉरिटी की डेफिनेशन, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि पार्टनर्स का कौन सा एक्ट है जो पार्टनरशिप का एक्ट समझा जाएगा। पार्टनर की यानी पार्टनर की अथॉरिटी है ना, फर्म को बाइंड कर सकता है। फर्म को बाइंड करने के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए, यानी ये वाले काम करने के लिए भी कंडीशन क्या है सुन ले। पार्टनर कैन बाइंड फर्म इफ एक्ट, यानी जो भी काम किया है डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला होना चाहिए एंड यूजुअल वे। ये सारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। यानी पहली चीज, पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर के एक्ट से बाइंड कब होगी? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, ये वाला होगा वो वाला नहीं। फिर उसने कहा इन द नेम ऑफ फर्म, ट्रांजैक्शन में फर्म का नाम यूज किया गया। फर्म के नाम से ट्रांजैक्शन हुई तो फिर हम फर्म की ट्रांजैक्शन समझेंगे, पर्सनल नेम से हुई तो फिर फर्म के नाम से नहीं समझेंगे। यानी अगर कोई ऑर्डर देना है आपने फर्म के नाम से ऑर्डर देना चाहिए, विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म, जिसमें इरादा क्या हो? फर्म को बाइंड करना है। अगर आप यही काम करें लेकिन अपने पर्सनल नेम से करें, फर्म को बाइंड करने का इरादा नहीं है, भाई घर में सब जो है बावर्ची रखना है कोई, उसके लिए भी तो एम्प्लॉय हायर कर सकता है कोई पार्टनर। क्या वो पार्टनरशिप फर्म का एक्ट समझा जाएगा कि उसका पर्सनल? क्यों? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जरूर है, मतलब रूटीन के अटैक, लेकिन फर्म के नाम से नहीं किया, उसने पर्सनल नेम से किया, और उसकी इंटेंशन भी नहीं थी कि फर्म को बाइंड करे। तो ये जो एंड पे डेफिनेशन है पार्टनर था, इसमें क्या समझा रहा है आपको कि कौन सा एक्ट फर्म को बाइंड करेगा? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हो, फर्म के नेम से विद इंटेंशन टू बाइंड फर्म हो। 3 चीजें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नेम, फर्म नेम,
और इंटेंशन, ये 3 चीजें, फिर फर्म बाइंड होगी। वरना क्या समझा जाएगा, ये पार्टनर की जाती ट्रांजैक्शन है। एक केस स्टडी आएगी जिसमें वो जो सामान बिजनेस में मंगवाता है ना, वही सामान घर में भी मंगवा रहा होगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ क्या ये ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन से बाकी के पार्टनर बाइंड होंगे कि नहीं होंगे। वहां पे आपने फिर ये क्राइटेरिया लगाना होगा। हालांकि चीजें रूटीन वाली ही हैं, चीजें रूटीन, लेकिन हमने देखना उसकी इंटेंशन क्या है, फर्म का नाम यूज हुआ कि नहीं हुआ। भाई कुछ बात समझ आए? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, अथॉरिटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स की अथॉरिटी कितनी तरह की है, 3 तरह की। कौन कौन सी? एक्चुअल अथॉरिटी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। और एक्चुअल अथॉरिटी में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। लॉ सबसे अहम चीज क्या बताता है आपको, कौन सी एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है, कौन से। ये लिस्ट याद रखना आपके लिए लाजिम है, रिस्ट्रिक्शन वाले भी और एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाले भी। सबसे अहम चीज ये आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज है, आपने लिस्ट याद कर लेंगे याद। अच्छा, फिर इसके बाद बहुत ही आसान रिपीट कंसेप्ट। कौन सा? अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या कोई पार्टनर इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर को, ए भाई तूने 50,000 से ऊपर का कोई सामान नहीं बेचना। अच्छा, हालांकि लॉ ने कहा हुआ है बाय एंड सेल गुड, अमाउंट नहीं बताया, इसका मतलब किसी भी अमाउंट की बाइंग सेलिंग कर सकता है। लेकिन क्या एग्रीमेंट के जरिए हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि ये पार्टनर जो है ये 50,000 से ऊपर का सामान नहीं बेचेगा? कर सकते हैं। इसने फिर भी बेच दिया और वो बैड डेट हो गया, जिम्मेदार कौन? लेकिन फर्ज कीजिए वो चीजें ऐसी थी जो पेरिशेबल थी, इन्होंने फर्म को नुकसान से बचाने के लिए सामान बेच दिया सारा। तो अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी शाबाश देंगे या वसूली? शाबाश देंगे। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी है, क्लियर? हाँ, 3 कंडीशन पूरी होती है, इमरजेंसी हो, कोई दूसरों को कनेक्ट करने की कोशिश की हो, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फर्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी कंडीशन के बारे में नहीं बताता तो आपने अज्यूम करना पूरी हो रही है। कम्युनिकेशन के बारे में वो नॉर्मली नहीं बताता तो हम अज्यूम करते हैं क्या पूरी हो रही है। अच्छा, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या? जो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी को एक्सप्लेन करेगा ना, 100 रुपए। अच्छा, शाबाश, बताइए ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अगर कोई पार्टनर किसी इररेलेवेंट बंदे को कह दे नॉन कि ये हमारा पार्टनर है, और वो दूसरे बंदे को पार्टनर समझते हुए थर्ड पार्टी उस दूसरे बंदे के साथ एग्रीमेंट कर ले, तो वो फर्म के ऊपर बाइंडिंग होगा। शाबाश, बस यही कंसेप्ट था ना एजेंसी में भी। शाबाश। बहरहाल इमरजेंसी वाला कंसेप्ट और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी वाला कंसेप्ट ये डिटेल में आगे आएंगे, हालांकि पहले हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मजीद आएंगे, इनकी केस स्टडीज भी आएंगी तो उसमें मजीद डिस्कशन होगी। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम? तो जब घर जाएंगे घर वाले पूछेंगे लॉ की क्लास में भेजा था तुम्हें, इतनी गर्मी में धूप, क्या सीख के आए? तो क्या बताएंगे? 2 लिस्ट, एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट, एक रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट, ठीक है? और फिर ये जो दोनों लिस्ट हैं ऐसे भी करना है। शाबाश शाबाश। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।